हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है सभी का? आशा करते हैं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो के थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे सेट थर्ड के बारे में। और सेट थर्ड 2023 का जो कोड है वो है आपका DX। इसके MCQ टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना और डाउट्स को सॉल्व करना तो आप हमारे साथ रोजाना लाइव क्लास में रात 10:30 बजे से लाइव सेशन पे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डाउट का सॉल्यूशन कराता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो खंड ए में चलते हैं। बहुविकल्पी MCQ टाइप के क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि परिमेय संख्या जो लिखी हुई है 17/2 का दशमलव प्रसार अगर करते हैं तो निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 में जिसमें जो मैक्सिमम घात दिखेगी, 2 के ऊपर 2 घात दिख रही है तो दशमलव के बाद जो दशमलव किस स्थान तक बाद समाप्त हो जाएगा, तो 2 स्थान के बाद। क्यों? क्योंकि नीचे देखेंगे 2 की घात 2 और 5 देखते हैं। ठीक है, हर ही चेक करते हैं 5 में और 2 में जिसमें मैक्सिमम घात दिखेगी। तो 2 की घात 2 मैक्सिमम दिख रहा है तो दशमलव 2 स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी। जब वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स का मान बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु को अगर देखते हैं स्पेशली, अगर इस बिंदु को देखते हैं तो ये जो बिंदु है ना, x का मान -3 y का 5, x का -3 y का 5 दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो इसकी y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी जो होगी यही होगी -3। ठीक है, वैसे डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वैसे इसका नन ऑफ दीज भी आना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई हल नहीं। इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं क्या दे रहा है। उत्तर माला में वैसे इन्होंने क्या बता रखा है, इसका उत्तर देखते हैं। तो दूसरे का डी नंबर, बिल्कुल सही बोला। दूसरे का डी नंबर। बेसिकली जो डिस्टेंस होती है हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। वैसे जो डिस्टेंस होगी एक्स अक्ष में -3, लेकिन दूरी की बात करेंगे तो 3 इकाई होना चाहिए था। तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। याद रखिए हमेशा, हालांकि डिस्टेंस जो है वो एक्स अक्ष में -3 पे जाएगी, लेकिन डिस्टेंस जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, बिंदु के अकॉर्डिंग नहीं होगी। बिंदु तो -3 है एक्स का मान। ठीक है, एक्स अक्ष पे जो जो मान है बिंदु वो -3 है, क्योंकि जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो -3 वाली काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर -3। लेकिन जो डिस्टेंस ऑफिशियल जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होती है, इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस चीज को दिमाग पर बैठा लीजिए। इसके बाद कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। 144 जो होता है, सबसे पहली चीज वो 12 × 12 होता है ना। 4 × 3 लिखते हैं और 4 × 3 लिखते हैं। ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो घातों का जो योगफल हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर कह रहा है कि दिया गया संख्या का जो लासा है 3168, तो मासा होगा। तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 3168 गुणे पूछा क्या है, एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई निश्चित संख्या से तो कट ही रहे हैं। फिलहाल में हम देखेंगे तो 4 से तो कट ही रहा है। 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 ती 12। आई थिंक 11 से कटेगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 11 ती 33 हो जाएगा, 11 7 77, 11 दूनी 22। 3 से पुनः भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 चुको 12। और यहाँ पर फिर 24 पक्षांतर करेंगे तो 24 से भाग देंगे, 24 से कम 24, 1 फिर बचेगा 4, 24 दूनी 48। तो 12 आ जाएगा एचसीएफ। तो जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों,
तो फॉर्मूला भाई LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो गया, SCF 12 हो गया। इसके बाद कह रहा यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होते हैं तो होता है b² बराबर 4ac। ठीक है, b की जगह पे माइनस का 12 है ना, माइनस 12 के स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। 4 a की जगह पे 3 और c की जगह पे है m। 4 थी 4 से 12, 4 थी 12, 12 से भाग देंगे 12 बार, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण लिखा हुआ 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस का b बटे a होता है। b चूंकि -3 दे रहा, माइनस का b माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, a की जगह पे 5 हो जाएगा, तो 3/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठवें का a सही हो जाएगा। 7वें नंबर में चलते हैं। युगपत समीकरण लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 70, 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब समझ रहे हैं, समांतर की स्थिति। a1 बटे a2 यानी कि 1/2 बराबर b1 बटे b2 2 बटे लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कैंची गुणा करने के बाद। तो लैम्डा बराबर 4, 7वें का डी नंबर। ठीक, अगला चलते हैं 8वां नंबर। बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है। जो ए बी है -4 और 2, और बी जो है 5,6 है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, x1 प्लस x2 -9 -4 प्लस 5, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 दोनों जुड़ के 8 हो जाएंगे और 2 से भाग देंगे 4। ठीक, अब x का मान कितना निकला, a/8 जो दिया है, और निकला कितना 1/2, 2 से भाग दे देंगे, 2 बार 4 बार कट जाएगा, तो a बराबर ये भी 4 हो जाएगा। इसका भी आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, a का मान 4। इसके बाद दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ, ठीक है, BC के समांतर PQ खींचा गया। PQ अनुपात BC दे रहा है। ठीक है, तो AP और PB का अनुपात पूछ रहा है, AP और PB का अनुपात। चलिए इसको समझते हैं। जब ये दो भुजाएं आपस में समांतर होती है ना बेटा, तो सबसे पहली चीज क्या होता है, AP जो APQ जो त्रिभुज ऊपर दिख रहा है ये, और ये बड़ा आपस में दोनों समांतर समरूप होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AP बटे AB। ठीक है, AP छोटे त्रिभुज की भुजा हो गई, AB बड़े त्रिभुज की भुजा, बराबर PQ बटे BC। AP बटे AB बराबर 1/3। AB ऊपर ले जाना है अपन को, तो AB बटे AP और ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ 1 घटा देंगे, तो AB माइनस का AP बटे AP इज इक्वल, 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। AB में से जब AP घट जाएगा बचेगा PB, तो PB बटे AP, तो PB बटे AP बराबर 2/1। लेकिन इसने क्या बोला, AP बटे PB का अनुपात, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC में AB दिया, AC दिया, BC दिया, B की माप होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिए, जब तीनों भुजाओं के मान दिए हो तो कहीं ना कहीं 100% वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा।
और जब वो समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये निश्चित रूप से है कि कोण भी जो भी पूछ रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। ए बी का स्क्वायर करके देखिए, छाई छाई 36 और 36 दिया, कितना हो जाएगा 108। ए सी का स्क्वायर तो 144 और बी सी का स्क्वायर यानी कि 36। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो जो त्रिभुज अगर ड्रॉ करते हैं तो ए सी उसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये बचेगा बी, तो बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10 में का जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 में का क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रहा है वो 16/25 दे रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 16/25। तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अगर दो त्रिभुजों की बात करते हैं, अगर हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं कि एरिया ए बी सी है और बटे एरिया पी क्यू आर दे रहा है, तो इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होगा यानी कि ए बी बटे पी क्यू जो हो जाएगा, इनकी भुजाओं का जो अनुपात का जो स्क्वायर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 16/25। यहाँ से वर्ग हटेगा, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें नंबर में। तो 12वें नंबर में क्या कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दे रहा है 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर जो दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर दे रहा है 4 सेंटीमीटर। तो बी ए डी पूछ रहा है और सी ए डी का अनुपात पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखेंगे बी ए डी कौन पूछ रहा है, बी ए डी और सी ए डी का अनुपात। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है, चलिए देखते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे 12 पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो चित्र देख लिया हमने, चित्र में जो दिया हुआ है तो चित्र हमने देख लिया, ये रहा चित्र। अगर इस चित्र में नोटिस करें ए बी बटे ए सी का अनुपात 1/2 आ जाएगा और बी डी बटे डी सी का जो अनुपात आएगा 1/2 आ जाएगा और ए डी का अनुपात भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें आपको, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला और इस तरफ वाला जो त्रिभुज दिख रहा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। तो दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। तो बेटा जो बी ए डी कोण होगा, ठीक है, और जो सी ए डी कोण होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखो बी ए डी ये रहा और सी ए डी ये रहा, दोनों बराबर में होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों का अनुपात 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। दोनों जब बराबर कटने के बाद 1:1 हो जाएगा, तो 12वें का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का जो 13वां नंबर दे रहा है। अब मेरी बात इस क्वेश्चन पे समझे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम पे देखते हैं तो 100% उसका कहीं ना कहीं एक आंसर आता है। 100% कहीं ना कहीं कितना आंसर आता है, एक आंसर आता है। तो हम आपको बताएं, जो लिखा हुआ साइन 31 डिग्री को, इसको 90 माइनस का 59 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे कॉस 59 लिखा हुआ है और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉस 59, ऊपर वाला भी हो जाएगा और नीचे वाला भी कॉस 59 लिखा हुआ है। अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो फिर एक आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भाग के रूप में हमेशा आपको नजर आएंगे या गुणे के रूप में कुछ नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर एक ही आता है। और अगर कहीं ना कहीं प्लस माइनस के रूप में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका आंसर 0 आता है। ये थोड़ा सा त्रिकोणमिति में ट्रिक समझ सकते हैं आप। तो इसका जो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चित्र में कह रहा है बिंदु ओ को बिंदुओं ए और बी से देखने पर अवनमन कोण क्रमशः दिए हुए हैं। ठीक है, तो अवनमन कोणों की माप होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो चित्र में जो दिया हुआ है, ठीक, देख लीजिए आप ध्यान से। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में बिंदु ओ को और बिंदु ए और पी से देखते हैं। देखिए भाई, ए से देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बनेगा, ये 45 बन जाएगा, क्योंकि ये 45 है। और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 45 और 60 ही हो जाएगा, जो अवनमन कोण हो जाएगा 45 और 60 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 60 150, आई थिंक ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 45 30 होगा यार इसका आंसर। तो चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए और पी से देखने पर, ए से देखते हैं तो 45 बनता है
और पी से देखेंगे अवनमन कोण तो 30 बनेगा, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 45-30। क्या हो जाएगा 45-30 करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में कर देंगे तो बेटा ये 60 दे रहा है, ये 90 है, 60 90 150, तो ये 30 निकलेगा। देखिए मेरी बात यहाँ पे समझिए। तो अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दें तो ये 45 दे रहा है, ये 30 आएगा। ठीक है, अगर अवनमन कोण बात करें ये 45 होगा, और यहाँ से बात करेंगे अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। 45 और 30 करेक्ट आंसर होंगे, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वें नंबर पे चलते हैं। 15वें नंबर में कह रहा है एक वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर और क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर संख्यात्मक रूप से समान हो, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो आर बराबर 2, तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मात्रक हो जाएगी। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16वें नंबर में। तो 16वें नंबर में कह रहा एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं दी गई को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाएगा, इस प्रकार से बने घनों की संख्या। तो देखो भाई जो घनाभ का आयतन होगा 9 गुणे 8 गुणे 2, इसका जो आयतन होगा n घनों के आयतन के बराबर होगा। तो घन की जो भुजा दे रहा है 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इनसे 8 से 8 कट गया, n बराबर 9 दूनी 18, 18 घन होंगे। कितने होंगे 18, क्योंकि ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं दी, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाएगा, तो n घन बनाएगा, तो n घन का आयतन कितना हो जाएगा n इंटू भुजा क्यू यानी 2 का क्यू 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 से 8 कट गया, 9 दूनी 18, कितने घन बनाए जाएंगे 18 घन बनाएंगे। तो एक घनाभ का जो आयतन है n घनों के आयतन के बराबर, क्योंकि कभी भी वस्तु का स्ट्रक्चर बदलने में या पिघलाकर उसकी आकृति बदलने में उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता। तो एक जो घनाभ होगा कितने घन पिघलाए जाएंगे, है ना, जो कितने घन घनाभ से कितने घन बन जाएंगे, तो n घन बन जाएंगे, तो 18। ठीक है, n बराबर 18। इसके बाद 17वें नंबर में सारणी का माध्य होगा। सारणी का माध्य किस तरीके से होगा भाई, मध्यमान x ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 15, ये कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ के 25, और ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 45। f कितना दे रहा, f कितना दे रहा 4 5 6 4 1। अब सोचिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया ऑब्जेक्टिव वाले में, 4 पंचे 20, ठीक है, और 15 पना 75, ठीक है, और 15 पना 75, और 25 छक्का 150, और 35 चौको 140, और 45 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0, हासिल आई 1, 7 2 9 1 10, 5 15, 4 19, 19 4 23 की 3, हासिल आई 2 2 2 4, 430 हो गया सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ कितना होगा 4 1 5 4 9 6 15 5 20 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 से भाग देंगे 2 बार, और 1.5 21.5 इसका माध्य आ जाएगा। हमने प्रत्यक्ष विधि लगाई, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ के, सिग्मा एफ एक्स था 430, सिग्मा एफ था 20, भाग देंगे 21.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21.5। अब सोचिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर पे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर पे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर पे भी दे सकता है। माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, पग विचलन विधि, लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, चारों विधियां मैंने आपको बता रखी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 18वें नंबर में कह रहा यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक 18 और 16 दिए तो माध्यिका होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक कितना है 16, और 2 माध्य, 2 माध्य यानी 28 दूनी 56, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, 6 1 7 72, और 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 3 चौको 12, तो इनका जो माध्यक हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 माध्य, तो 24 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 19वें नंबर में, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग जो होगा वो बारंबारता से चेक करते हैं, 3 8 जो सबसे ज्यादा बारंबारता, इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो 3 से 5 होगा, बहुलक वर्ग कितना होगा 3 5 होगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग क्या होगा, इनका टोटल करते हैं,
इनको टोटल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका वर्ग के लिए, तो हमें CF चाहिए, ठीक है। CF चाहिए तो क्या हो जाएगा 4, और ये 5 जोड़ देंगे 9, ठीक है। और 9 के बाद 13 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 के बाद 20 जुड़ जाएगा तो 42, और 8 जुड़ जाएगा 50, ठीक है। तो अगर 50, अगर सिग्मा n जो है 50 है, और 50 में 2 से भाग देंगे 25, ठीक है। 25 किसके अंतर्गत आएगा, 22 तो छोटा हो जाएगा, 42 के अंतर्गत, 42 यानी कि इस नंबर पे आएगा, 42 चौथे में जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा माध्यिका वर्ग, 30 से 40 हो जाएगा माध्यिका वर्ग, क्योंकि n/2 25 आया, 25 आएगा 42 के अंतर्गत, 42 नीचे से दूसरा अंतराल कौन सा 30 से 40, तो 30 से 40 इसका क्या हो जाएगा अंतराल हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आंसर चेक कर दें इसका एक बार, 20 में का दूसरा, 20 में का दूसरा, बिल्कुल 30 से 40 जो होगा ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। गुड नाइट बच्चों।